हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। और अच्छे क्वेश्चन हैं, जरूर वीडियो जरूर देखें पूरी। और सारे क्वेश्चन जरूर देखें। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम टीजीटी पीईटी सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन यही सब देखने को मिलेंगे और यूसी नेट के लिए भी अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके अलावा जो भी वीडियो अपलोड होती है यूसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर वीडियो देखें, लेक्चर वीडियो, और साथ साथ आप जो प्रैक्टिस सेट और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हल करें। ठीक है, अच्छी तैयारी के लिए और खुद सेल्फ स्टडी भी जरूर करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका दृष्टिकोण है? संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना, उसे विनष्ट कर देना है। गार्नर ने, गर्टल ने, कल्हन ने या मैटलैंड ने? और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्हन। ठीक है, तो कल्हन ने लिखा कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है जिस प्रकार हम एक अर्ध वर्ग का या अर्ध की कल्पना नहीं कर सकते। यानी इन्होंने कहा है कि अखंड या पूर्ण वस्तु है, और जैसा कि किसी भी चीज को हम अर्ध चीज की किसी की कल्पना नहीं कर सकते, यानी आधी चीज की कल्पना करना मुश्किल है, कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आधी या तिहाई जो है संप्रभुता जो है उसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। यानी संप्रभुता अखंड अविभाजित है, और उसे विभाजित कर देने का मतलब है उसे समाप्त कर देना, उसे खत्म कर देना, उसे विनष्ट कर देना। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। लोग के सामाजिक समझौते के अंदर लोग क्या चीज छोड़ देते हैं? अपने सभी अधिकार, अपना कोई भी अधिकार नहीं, सी है केवल संपत्ति का अधिकार, और डी है प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। लॉक के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक समझौते द्वारा केवल प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने और उसे क्रियान्वित करने तथा भंग करने वाले को दंड देने के अधिकार का ही परित्याग करते हैं। ठीक है, यानी उसे क्रियान्वित करने तथा भंग भंग करने वाले को दंड देने का अधिकार का ही परित्याग करते हैं। और अन्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तीन इस चीजों को इसने माना है, जीवन, स्वतंत्रता, ठीक है, और संपत्ति। ठीक है, तो इन चीजों को इसने कहा है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं और उसके द्वारा राजनैतिक नियंत्रण को क्या करते हैं, उसे सीमित करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है। नॉजिक ने, रॉल्स ने, ओक्सफोर्ड ने, हन्ना अरेंट ने? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन रॉल्स ने। देखिए, रॉल्स ने सामाजिक संविदा सिद्धांत को नए रूप में पुनर्जीवित किया है और उसने न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया को, ठीक है क्या, न्याय की सर्वसम्मत, ठीक है, सर्वसम्मत प्रक्रिया को न्याय की निर्धारित करने के लिए सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध, तो सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली का अनुसरण करते हुए ऐसी मूल स्थिति की कल्पना की है कि जिससे पृथक पृथक व्यक्ति, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति, पृथक पृथक व्यक्ति विवेकशीलता की हैसियत से आज्ञा के पर्दे के पीछे बैठे हैं। ठीक है, ये कौन कहता है? जॉन रॉल्स के सामाजिक संविदा सिद्धांत को नए रूप में इसने पुनर्जीवित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें, सही उत्तर का चयन करें। एक, लिखित संविधान, निर्वाचन में सतर्कता, मौलिक अधिकार पत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए विभिन्न लेखक हैं और विभिन्न लेखकों के अनुसार स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कुछ दशाओं का होना आवश्यक होता है। नंबर एक, आदर्श कानून होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, विशेषाधिकार का अंत, किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं किसी को, सबको समान। तीसरी बात, लोकतंत्रीय शासन होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्रीय शासन। चौथी बात है सतत जागरूकता। चौथी बात, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा।
पांचवी बात है स्वतंत्र न्याय, चौथी बात है स्वतंत्र न्यायपालिका, सतत जागरूकता, आर्थिक न्याय, स्वतंत्र प्रेस भी होना चाहिए, प्रेस स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सही चीजें सही खबरें तभी मिलेंगी जब प्रेस स्वतंत्र होगी, सतत जागरूकता, आर्थिक न्याय आदि सभी चीजें। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी निर्वाचन में सतर्कता, मौलिक अधिकार पत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की ये क्या है, रक्षक है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है? मिल्टन फ्रीडमैन, आयशा बर्लिन ने, रॉबर्ट नॉजिक ने, अर्नेस्ट बार्कर ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रीडमैन, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, फ्रीडमैन के विचार से राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को उसके सहचर कुछ करने या न करने के लिए विवश न कर सके, यानी स्वतंत्रता का मतलब यह है कि कोई उसे विवश न कर सके किसी कार्य को करने के लिए, स्वतंत्रता ए होती है इनके अनुसार, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, मिल्टन फ्रीडमैन, यानी किसी प्रकार का उत्पीड़न न करे, जोर न, जबरदस्ती नहीं। नेक्स्ट है, यह मान्यता की समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए संबंधित है, किससे संबंधित है? समानता के उदारवादी सिद्धांत से, समानता के वैधानिक सिद्धांत से, या सी है समानता के मार्क्सवादी सिद्धांत से, या डी है समानता के नैसर्गिक सिद्धांत से। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता के उदारवादी सिद्धांत से ये संबंधित है। देखिए, समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु, ठीक है, व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु या विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए अवसर प्राप्त हो सके, ठीक है, अवसर मिले उन्हें, किसी प्रकार का भेदभाव आदि ना हो, और इस प्रकार उस समानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैमनस्य होता है, ठीक है, सामाजिक वैमनस्य, भेदभाव, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्रता समानता के उदारवादी सिद्धांत से। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? ए है, अधिकार व्यक्ति की अवचेतना में अंतर्निहित है, अधिकार स्वाभाविक रूप से कर्तव्य से बंधे हैं, सी है, एक अर्थ में अधिकारों का स्वरूप पूर्ण सामाजिक है, डी है, चूंकि अधिकार पत्र अमूर्त इकाई नहीं है, अधिकार मात्र अमूर्त इकाई नहीं है, इसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकार व्यक्ति की अंतस चेतना में अंतर्निहित है। देखिए, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के अनुसार की बात करें तो अधिकार समाज द्वारा उत्पन्न नहीं किए गए हैं, ठीक है, अपितु वे व्यक्तियों द्वारा समाज में लाए जाते हैं, ठीक है, समाज में वो लाए जाते हैं, और समाज का ध्येय मानव के अधिकारों की क्या करना है, रक्षा करना है। और जो है ये अधिकार व्यक्ति की व्यक्तित्व में ही निहित होते हैं, और अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अधिकार और कर्तव्य क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य और के बिना अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। अगर कर्तव्य है हमारे, अधिकार है, तो हमारे कर्तव्य भी बनते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए वाइल्ड के अनुसार कर्तव्यों के जगत में ही अधिकारों का महत्व है, ठीक है। तो अधिकार व्यक्ति की अंतर चेतना में निहित होते हैं। और वाइल्ड ने कहा है, किसने कहा है, वाइल्ड ने कहा है कि अधिकारों के कर्तव्यों के जगत में ही अधिकारों का महत्व होता है। नेक्स्ट है, नैसर्गिक न्याय का विचार निरूपित किया गया है, रोमन द्वारा, मिस्रवासियों द्वारा, स्टोइक्स द्वारा, चीनियों द्वारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोइक्स द्वारा। देखिए, कुछ लेखक प्राकृतिक न्याय को प्राकृतिक कानून की धारणा से जोड़ते हैं, जो कि प्राचीन स्टोइक दर्शन से आरंभ हुई है और 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में बहुत लोकप्रिय हुई, ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, कौन सा एक अधिकार सामाजिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, या मत देने का अधिकार। देखिए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये सामाजिक अधिकार नहीं है, बल्कि कौन सा अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, ठीक है, ये वैधानिक अधिकार है।
और निम्नलिखित अधिकार जो भी हैं ये राजनीतिक अधिकार इन्हें कहा जाता है। ठीक है। और या जैसे कि ये मत देने का अधिकार भी एक तरीके से राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मत देने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है, ये सब पदाधिकार ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, ये सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है? मिल्टन ने, वाल्टेयर ने, थॉमस पेन ने, सिजविक ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, सिजविक ने। देखिए प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत में हॉब्स, ठीक है, लॉक और थॉमस पेन है, ये भी है थॉमस पेन, और वाल्टेयर भी है इसमें, वाल्टेयर, और इसमें मिल्टन, और इसमें स्पेंसर भी हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, और इसमें एडम स्मिथ भी हैं। ठीक है, एडम स्मिथ भी हैं और नॉजिक भी हैं। ठीक है, ये लोग कौन हैं? प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक हैं, सिजविक नहीं है। ठीक है, ये सारे हैं इसमें, और हॉब्स, लॉक आदि भी हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है? बेंथम, जेम्स मिल, जेएस मिल, बार्कर। राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंथम। जेरेमी बेंथम ने कहा है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है, और बेंथम ने कानूनी अधिकारों का समर्थन किया। किसका काम समर्थन किया इसने? इन्होंने कानूनी जो अधिकार है सिर्फ उसका समर्थन किया है। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को बकवास कहा है, और इन्होंने उसकी हंसी उड़ाई है, प्राकृतिक अधिकारों की मजाक बनाया है। उनके अनुसार प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास। ऑप्शन ए। देखिए 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐसे लोगों की समष्टि है जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि एक जैसी है, जो एक ही व्यवसाय में है, जिनकी एक जैसी राजनीतिक चेतना है, जिनकी आर्थिक व्यवस्था में एक जैसी आर्थिक स्थिति है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जिनकी आर्थिक व्यवस्था में एक जैसी स्थिति है। मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐसे लोगों की एक समष्टि है। समाज की मीमांसा ने मार्क्स वर्ग को ही मुख्य इकाई मानता है, और पहला वर्ग संगठन का आधार है। उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्ति का स्थान। वर्ग संगठन के अपने सिद्धांत में मार्क्स मुख्य रूप से दो ऐसे वर्गों की कल्पना करता है जो कि आधुनिक समाज में सक्रिय राजनीतिक इकाई हैं, और इनमें से जैसा कि एक मध्य वर्ग की बात की जाए तो मध्यम वर्ग की संख्या ज्यादा होती है, जो नगरों में रहता है और व्यापार करता है, और यह नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं में विशेष रुचि भी लेता है। मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग अधिक रुचि लेता है, क्योंकि निम्न वर्ग को इतना ज्ञान नहीं होता है, वो बहुत सारी चीजों को छोड़ देता है। और जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो खुद ही इतने ज्यादा हाई होते हैं, उन्हें ज्यादा किसी से मतलब नहीं होता। वोट देने भी लोग ज्यादातर हाई क्लास के लोग नहीं जाते हैं, निम्न वर्ग के लोग जाते हैं काफी हद तक, लेकिन बहुत कई बार वो भी कम जाते हैं। लेकिन मध्य वर्ग का जो है व्यक्ति जरूर पहुंचता है, तो क्योंकि वो अपने अधिकारों को उन्हें जो है ना तो बहुत सही बहुत अच्छी तरीके से इनकी जिंदगी बीतती है, ना ही बहुत लो होते हैं, तो इनका मध्यम वर्ग होता है। तो ये मतलब सरकार में ज्यादा शासन में रुचि लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा प्रभावित होते हैं उनसे। ठीक है, तो जो नगरों में रहता है व्यापार करता है, और यह नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं में विशेष रुचि लेता है। और दूसरा औद्योगिक सर्वहारा वर्ग है, वह भी नगरों में रहता है, और दूसरा औद्योगिक सर्वहारा। और जैसे आधुनिक समाज में इन दो वर्गों के मध्य संघर्ष होता है, यानी औद्योगिक वर्ग और जो सर्वहारा औद्योगिक वर्ग, और दूसरा जो होता है मध्यम वर्ग। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है आदर्शवाद से, समाज के नैतिक विचारों में, धार्मिक विचारों या संस्थाओं के विकास में, जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में। देखिए एंजल्स जो है, एंजल्स ने लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय होती है जब समाज धनवान और निर्धन वर्गों में विभाजित होता है। किसमें? समाज दो भागों में बढ़ता है, ठीक है, निर्धन वर्ग और धनवान वर्ग। ठीक है, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। और राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है, जो धनवान वर्ग होता है। अतः राज्य का अस्तित्व उस सामाजिक स्थिति से जुड़ा है जिससे समाज धनवान और निर्धन वर्गों में बटा हुआ है, इनमें दोनों में। ठीक है,
नेक्स्ट है समाजवाद समर्थन करता है ऐसे राज्य का जिसमें उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में हो, लोगों को मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त हो, सी है निर्वाचन हेतु कम से कम 2 राजनीतिक दल उपलब्ध हो, डी है उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य का नियंत्रण हो। ठीक है, तो पूंजीवादी व्यवस्था का घोर विरोध होने के कारण समाजवाद भूमि और उद्योग पर वैयक्तिक स्वामित्व के अंत की मांग करता है। पूंजीवादी व्यवस्था का घोर विरोधी होता है समाजवाद, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी है कि उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था घोर विरोधी है और कहता है कि समाजवाद भूमि और उद्योग पर व्यक्ति स्वामित्व नहीं की बजाय, जैसा कि मार्क्सवादी उसमें कहते हैं कि व्यक्ति का होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, और उत्पादन के समस्त साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित होनी चाहिए, ये कहते हैं समाजवाद, यानी समाज का उस पर नियंत्रण होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और राइटर हैं, तो ये देखते हैं। और मैंने इंग्लिश में भी थोड़ा लिख दिया है, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा सा कभी कभी फर्क भी हो जाता है, तो मैंने इसलिए इंग्लिश में भी लिख दिया है, थोड़ा सा आप जरूर नोट कर लें। तो देखिए 15 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, और सूची फर्स्ट और सेकंड एक तरफ राइटर है, दूसरी तरफ पुस्तकें इनकी है, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और जो भी एग्जाम में आती हैं, तो बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। देखिए जॉन लॉक, ग्राहम वालास, एलेक्स डी टाउगविले, मिस एमपी फॉलेट, एंटोनियो ग्राम्सी। इधर है ग्रेट सोसाइटीज, द न्यू स्टेट, प्रिजन नोटबुक, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। और मैंने इंग्लिश में भी ये लिख दिया है, ग्राहम वॉलेस की है ग्रेट सोसाइटी, लॉक की है रिलेशन, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा वर्ड कभी कभी कुछ अलग हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इंग्लिश में भी कोशिश करती हूँ कि मैं लिख दूँ। ठीक है, डी टॉगविले की है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। तो चलिए मिलान करते हैं, और मिलान करेंगे तो जॉन लॉक की जो पुस्तक हो जाएगी ये लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, यानी 4। ग्राहम वॉलेस की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ग्रेट सोसाइटीज। डी टॉगविले की क्या हो जाएगी, डी टॉगविले की डेमोक्रेसी इन अमेरिका। मिस एमपी फॉलेट की हो जाएगी द न्यू स्टेट, और एंटोनियो ग्राम्सी की हो जाएगी प्रिजन नोटबुक। ठीक है, एमपी फॉलेट का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी अलग से पूछ लेता है, या मैरी लिख दिया मैरी फॉलेट, तो फिर कभी कंफ्यूजन ना हो। तो इनका नाम है मैरी, मिस का मतलब मैरी, और एम का मतलब मैरी, पी का मतलब है जो है पार्कर। ठीक है, तो मैरी पार्कर। ठीक है, ये इनका नाम है मैरी पार्कर फॉलेट, मिस एमपी फॉलेट। तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा। और ए का क्या है, ए का 4 है। ठीक है, ए का 4 है, और बी का क्या है, बी का 1 है। तो राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, ये बुक है, जरूर ध्यान रखिए, देखिए बुकों को बहुत मिलाने के लिए आता है। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था? ग्राम उद्योग संघ, तालमी संघ, गौरक्षा संघ, सांप्रदायिक सद्भाव संघ। और 16 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव संघ। देखिए गांधी जी का ग्राम उद्योग संघ, तालमी संघ, गोरक्षा संघ और उसके रचनात्मक कार्य का अंग था, ये नहीं था। नेक्स्ट है गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय था? स्थानीय स्वशासन से, देसी लोगों की सरकार, सामंतों की सरकार, शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, स्थानीय स्वशासन। स्वशासन से मतलब स्थानीय स्वशासन। तो गांधी जी के अनुसार स्वराज से तात्पर्य आत्मशासन या संख्या प्रजातंत्र से था, और उनका मानना है कि छोटे ग्राम समुदायों पर आधारित राज व्यवस्था ही सच्चा प्रजातंत्र है। ठीक है, और प्रजातंत्र इस मौलिक तथ्य पर आधारित है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को नियमित करने के योग्य है, और जन शक्ति ही राजनीतिक शक्ति का आधार है। जन शक्ति ही राजनीतिक शक्ति का आधार है। ठीक है, ये गांधी जी की बातें। चलिए 18 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मुख्य समर्थक था? थॉमस हेयर, कार्ल मार्क्स, बी आर अम्बेडकर, मीराबाई। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ठीक है, देखिए मिराबू सेज डुब्बी कोल ने इसका समर्थन किया है। ठीक है, प्रतिनिधित्व में मतदाता उम्मीदवारों की व्यवसाय के आधार पर चुनते हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वाम दलों की विशेषता नहीं? समानता, सुधार, राष्ट्रवाद, अंतरराष्ट्रीयतावाद। और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रवाद। ठीक है, वाम दल चूंकि अंतरराष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं इसलिए वे राष्ट्रवाद को नहीं मानते हैं। और वाम दल आर्थिक और सामाजिक समानता पर विशेष बल देते हैं। किस पे बल देते हैं? वाम दल आर्थिक और सामाजिक। ठीक है, इन दोनों पे सामाजिक समानता पर बल देते हैं तथा सुधारों में ये विश्वास करते हैं। ठीक है, सुधारों में विश्वास करते हैं। ऑप्शन डी राइट, सी राइट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का सुझाव दिया था? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, सी राजगोपालचारी। 20 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। पहले भी हम क्वेश्चन को कर चुके हैं शायद। और जैसा कि उसे राजनीतिक दलों के माध्यम से लोकतंत्र की क्रियान्वयन में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें बचाने के लिए लोकतंत्र को जिस अन्य प्रकार का प्रतिपादन किया उसे दल विहीन लोकतंत्र जो है कहा जाता है। और 1975 में, कब? 1975 में, 1975 में जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र की जबरदस्त इन्होंने वकालत की थी। ठीक है, और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।